थे अपने, आज अपन 73 से देखेंगे। जो भी आ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आज की स्ट्रीम में। आज जहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना, नहीं तो मंडे को अपना सीपीसी खत्म हो जाएगा। लेकिन सीपीसी खत्म नहीं होगा, आप उसको करते रहेंगे क्योंकि आपके टच में रहेगा तो वो आपको सरल लगता रहेगा, है ना। गुड इवनिंग टू ऑल। नीलम कश्यप, गुड इवनिंग बेटा, है ना। आज पहली बार आई हो लगता है आप। सबको बहुत 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 स्वागत है। आज सीपीसी के लास्ट डे हो सकता है या मंडे। उसके बाद अपन एविडेंस को लेंगे और एविडेंस के लिए आप तैयारी शुरू कर देंगे। सेक्शन 1 to 4 आप पढ़ेंगे सैटरडे संडे में, और बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि 1 to 4 पे क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद फिर अपने 5 to 55 पे होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमिनिंग द कॉस्ट टू बी awarded to the degree holder? Expenses incurred by the degree holder who resides out of India in attending the court proceeding to contest the suit. Expenses incurred in getting the pleading typed. Expenses incurred in sending of a legal notice upon the judgment debater prior to the institution of the suit. Expenses incurred in payment of fees for engaging a specialized lawyer of the issue involved practicing in another court. अब आपको आंसर देना है इसमें से कौन सा सही है, बताइए जल्दी से। गिव द राइट आंसर, जल्दी बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिव द राइट आंसर। गुड इवनिंग टू ऑल। रुचि गुड इवनिंग, निर्मला गुड इवनिंग बेटा। 73 क्वेश्चन नंबर आया था, बिहार में हाई जुडिशियल सर्विस फिल्म 2016 में क्वेश्चन आया था। ये सीपीसी 1908 का आदेश 20 का मतलब खर्चे से संबंधित है, ये आदेश कॉस्ट से संबंधित है। आदेश 20 का में मात्र 2 नियम है। नियम 1 के उपबंधों के अनुसार न्यायालय निम्नलिखित के संबंध खर्चे अधिनित कर सकेगा, अर्थात का बात संचित की जाने से पूर्व किसी ऐसी सूचना के जो विधि द्वारा अपेक्षित है दिए जाने में उपग्रह व्यय, ठीक है, वो जो लगा हुआ व्यय है वो विधि इस अपेक्षित न होने पर भी दी गई की सूचना पर उपगत व्यय, फाइल किए गए अभिवचनों को टाइप लिखने मुद्रित कराने पर जो आया है व्यय वो, बाद प्रयोजन से न्यायालयीन अभिलेखों के निरीक्षण के लिए किसी पक्षकार द्वारा संतत प्रभार, पक्षकार द्वारा साक्ष्यों को पेश करने के लिए उपगत व्यय चाहे वे न्यायालय द्वारा सम्मिलित ना हो, और लास्ट है अपीलों की दशा में किसी पक्षकार द्वारा निर्णय और डिक्री की प्राप्ति की प्रति प्राप्त करने में लगे हुए खर्चे जो अपील के ज्ञापन के साथ फाइल किए जाने हेतु अपेक्षित हैं। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, expenses incurred in payment of fees for engaging a specialized lawyer of the issue involved practicing in another court. डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या डी है पूजा। नेहा जोशी ने कहा ए इज नॉट करेक्ट, डी इज करेक्ट। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ एंगेजिंग अ स्पेशलाइज्ड लॉयर, लॉयर को स्पेशलाइज करने को लॉयर एंगेज करने के लिए, और ऑफ द इशू इन्वॉल्व इन प्रैक्टिसिंग इन अदर लॉ, ये इसमें शामिल नहीं होगा। क्या कह रहे हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी टेकन, मतलब वो नहीं मिलेगा। तो जो लॉयर को एंगेज करने में पैसा लगा है वो उसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द डिग्री होल्डर हुज रिसाइड आउट ऑफ इंडिया इन अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कंटेस्ट द सूट, वो लगेगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन गेटिंग द प्लीडिंग टाइप करवाने में जो लगा है वो भी मिलेगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेंडिंग ऑफ अ लीगल नोटिस अपॉन द जजमेंट लेटर प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, इसमें भी मिलेगा। लेकिन लॉयर को अटेंड करने में एंगेज करने के लिए नहीं मिलेगा। तो डी आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, धन के संदाय की डिग्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जहां डिग्री की कुल रकम निम्न में से अधिक नहीं है। 500 रुपए, 2000 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए। बताइए आंसर 74 का। $74 है मध्य प्रदेश सिविल जज 2011 में क्वेश्चन आया था, 2011 में क्वेश्चन आया था, और आंसर आपने दिया है क्या इसका 74 का बी। अंकित कह रहे हैं रुचि के 74 का ए नहीं बेटा, ना ए ना बी। 2000 रुपीज, कितना 2000 रुपए इससे संबंधित विधि है।
सीपीसी 1908 के आदेश संख्या 20 के नियम 11 क्लॉज 2 के अनुसार ऐसी किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर और डिक्रीदार की अनुमति से आदेश दे सकेगा कि ब्याज के संदाय संबंधी निर्णीत ऋणी की संपत्ति की कुर्की संबंधी, उससे प्रतिभूति लेने संबंधी या अन्य ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे विधिकृत रकम का संदाय मुलतवी किया जाए या किस्तों में किया जाए। अर्थात न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर डिक्रीदार की सहमति के बिना डिक्रीत रकम का संदाय किस्तों में किए जाने का आदेश नहीं दे सकता। मतलब जो निर्णीत ऋणी है, यदि वो उसकी अनुमति देता है तो फिर उस रकम की को संदाय किस्तों में किए जाने का आदेश दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है। और जहां डिक्री की कुल रकम 2000 रुपए से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 2000 रुपए से अधिक नहीं होगी। यदि किस चीज से अधिक नहीं होगी, 2000 रुपए से अधिक। रुचि ने कहा ठीक है। नेहा जोशी कह रही है सी, बिल्कुल सही है नेहा। और निर्मला ने भी कहा था 74 का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 आता है हमारा और कहता है दीवानी कार्रवाई में साधारण तथा एक दीवानी न्यायाधीश को सुनवाई की समाप्ति के पश्चात 60 दिन के भीतर निर्णय देना पड़ता है। इसको प्रस्ताव किया गया 1976 के संशोधन द्वारा, 1999 के संशोधन द्वारा और 2002 के संशोधन द्वारा उपरोक्त लिखित कोई भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि निर्णय कब देगा न्यायालय, तुरंत देगा। ये तुरंत नहीं दे पा रहा तो 30 दिन के अंदर तो देना ही पड़ेगा, और फिर विशेष कंडीशन में वो 60 दिन के अंदर निर्णय तो देना ही पड़ता है। ये कब संशोधन से आया बताइए? 75 बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है? अंकित ने कहा 75 का बी, पूजा ने कहा, रुचि ने कहा, और बिल्कुल सही है बेटा, 1999 के संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। 1999 के संशोधन द्वारा ये इसमें जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सूट फॉर पार्टीशन फॉर ऑफ पार्टनरशिप फॉर पोजीशन एंड मेंस प्रॉफिट ऑल द अबव। 76 से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम 2012 में क्वेश्चन आया है। गुड इवनिंग धर्मेंद्र। प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास इन अ सूट, प्रारंभिक डिक्री कब पास की जा सकती है? फॉर पार्टीशन, विभाजन के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, या फॉर पोजीशन एंड मैन से प्रॉफिट के बारे में, किसके लिए की जा सकती है प्रारंभिक डिक्री? तो नेहा ने कहा डी, और डी आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑल द अबव, सभी मामलों में प्रारंभिक डिग्री को पास किया जा सकता है। आदेश 20 नियम 18 भागीदारी के विघटन, आदेश 20 नियम 15 और कब्जा तथा अंतर्गामी लाभ के लिए आदेश 20 नियम 12 किसी भी बाद में पारित की जा सकती है। सो ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर। 76 का डी बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न किस आदेश एवं नियम के तहत अचल संपत्ति की वापसी डिक्री संबंधी प्रावधान वर्णित हैं? व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न किस आदेश में किस आदेश एवं नियम के तहत अचल संपत्ति की वापसी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की वापसी की डिक्री संबंधी प्रावधान कहाँ वर्णित हैं? 20 नियम 12 में, 20 नियम 11 में, 20 नियम 10 में और 21 नियम 9 में। आदेश 21 नियम 9 में। बताइए। गुड इवनिंग सुनंदा। गिव द राइट आंसर 77 का। उत्तर प्रदेश सिविल 2016 में क्वेश्चन आया था। बताइए आंसर। 77 का आंसर किसने दिया? सुनंदा ने कहा डी, और रुचि कह रही है ए, अंकित ने कहा ए। राइट आंसर इज डी, आदेश 21 नियम 9। आदेश 21 नियम 9 एक्चुअल में क्या है, ये गलत छप गया है, आदेश 21 नहीं होगा, आदेश 20 नियम 9 होगा ये, है ना। यहाँ पे सही करना पड़ेगा अपन को। ये जो एक और डंडा खिंच गया ना, ये नहीं आएगा। क्या होगा? एक्स रूल 9, ऑर्डर XX रूल 9, मतलब आदेश 20 नियम 9 में है ये।
21 नहीं है, वो गलती से छपा है या मिस्टेक बाई मिस्टेक छपा है। सीपीसी के आदेश 20 नियम 9 में अचल संपत्ति की वापसी प्रतिपूरण के लिए किस डिग्री संबंधी प्रावधान दिया गया है। ऐसी डिग्री में संपत्ति का ऐसा वर्णन या भू व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेख के संख्याओं द्वारा पहचानी जा सकने वाली सीमाएं या संख्यांक निर्दिष्ट होता है जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो। इसे आदेश 20 और रूल 9 में है ये। ठीक है। सीपीसी 1908 के अधीन एक गार्निशी आदेश दिया जाता है। गार्निशी आदेश कल मैंने बताया था आपको, ऋणी का ऋणी है ना, निर्णीत ऋणी को, आज्ञाधारी को, निर्णीत ऋणी के लेनदारों को, निर्णीत ऋणी के ऋणी को। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 78। राजस्थान जेएलओ 2014, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014 और 2014 और छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में क्वेश्चन आया था। आपको सबको पता है इसका आंसर, बताइए फास्ट। गार्निशी ऑर्डर, ओके, सुनंदा ने कहा 78 का डी, अंकित ने कहा डी, ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। निर्णीत ऋणी का ऋणी को हम गार्निशी आदेश के अंतर्गत रखते हैं। पूजा सिंह ने भी कहा डी, ओके पूजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 79। A garnishee order is an order prohibiting the judgment debitor from making any payment to the judgment debitor, directing the decree holder to take the payment from the judgment debitor. Both A and B, none of the above. Give the right answer. 79. उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विसेज प्रीलिम्स 2012। क्या होगा इसका आंसर? संहिता के आदेश 21 नियम 46 का और 46 झा में गार्निशी आदेश का प्रावधान है, जिसके अनुसार गार्निशी आदेश निर्णीत ऋणी के ऋणी को दिया जाता है। न्यायालय एक ऋण के संबंध में जो नियम 46 के अधीन कुर्क किया जा चुका है, कुर्की का आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर गार्निशी निर्णीत ऋणी का ऋणी को सूचना जारी कर सकता है कि कोई ऋण जो वह निर्णीत ऋणी के प्रति संदाय करने के दायित्वाधीन है, उस ऋण को न्यायालय में जमा करे, जिससे निर्णीत ऋणी के डिक्री के अधीन ऋण की यथासंभव तुष्टि की जा सके। मैं हमने कल बता के समझाया था आपको एग्जाम्पल करके भी ना। तो आपको आंसर क्या दिया है आपने 79 का? ओके, किसने दिया है? रुचि ने कहा, सुनंदा ने कहा, नेहा ने बिल्कुल सही कहा। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, दोनों ही इसमें शामिल हैं। गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, जहां कोई संपत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर ली गई है, ठीक है, और न्यायालय किसी कारण से निष्पादन आदेश को खारिज कर देता है और कुर्की के बारे में कोई आदेश नहीं करता, वहां कुर्की समाप्त हो जाएगी। 3 महीने बाद समाप्त होगी, 6 महीने के बाद समाप्त होगी, 1 साल बाद समाप्त होगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश विजन 1999। जहां कोई संपत्ति किसी डिग्री के निष्पादन में कुर्की कर ली गई है और न्यायालय किसी कारण से निष्पादन आदेश को खारिज कर देता है, तो कुर्की के बारे में कोई आदेश नहीं करता, वहां कुर्की का क्या होगा? बताइए, जल्दी बताओ बेटा। 80 का ओ शिवा, एट्टी का आंसर दीजिए। 80 का ए कहा समाप्त हो जाएगी, सुनंदा ने कहा 80 का डी, 80 का ए सही है, रुचि इज करेक्ट। सुनंदा 80 का ए समाप्त हो जाएगी, भले ही उसने आदेश नहीं किया कुर्की के बारे में, लेकिन कुर्की का आदेश जिस डिग्री के निष्पादन में से संबंधित था, वो डिग्री को न्यायालय ने आदेश को खारिज कर दिया है, तो वो तो गुड इवनिंग साना समाप्त हो जाएगी ना। ए आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही रुचि। सीपीसी 1908 के आदेश 21 के नियम 57 के अनुसार जब किसी डिक्री के निष्पादन में संपत्ति कुर्क की जाती है और किसी कारण से न्यायालय निष्पादन आदेश को रद्द कर देता है, खारिज कर देता है, और कुर्की के बारे में कोई आदेश नहीं करता है, वहां कुर्की समाप्त हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर, अपने पुराना कल का सेशन के 80 क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। नाउ आओ हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन। A pleader has a duty to inform the court about the death of parties under Order 22 Rule 1 CPC, Order 22 Rule 4 CPC, Order 22 Rule 8 CPC, Order 22 Rule 10 A CPC। बताइए, ए प्लीडर हैज अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म, एक प्लीडर का कर्तव्य है कि
अरे इन्फॉर्म करें कोर्ट को अबाउट डेथ ऑफ पार्टीज, पार्टी की डेथ के बारे में, किस ऑर्डर के अंतर्गत, बताइए। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर प्रदेश हाई जुडिशरी सर्विस प्रीलिम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट का डी आंसर दिया है रुचि ने, फर्स्ट का सी दिया साना ने, रुचि इज करेक्ट, डी आंसर बिल्कुल सही। ऑर्डर 22 रूल 10 ए सीपीसी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में जो लॉ है वो सुने। पक्षकार की मृत्यु संशोधित करने के लिए प्लीडर के कर्तव्य संबंधी नियम सीपीसी के आदेश 22 नियम 10 का में वर्णित हैं। यह सूचना न्यायालय एवं दूसरे पक्षकार को भी दी जानी चाहिए। आदेश 22 नियम 1 के तहत पक्षकार की मृत्यु पर बाल लाने का अधिकार। नियम 4 के अंतर्गत प्रतिवादियों से किसी की मृत्यु पर प्रक्रिया तथा नियम 8 के तहत दिवाला के कारण बात के वर्जन संबंधी नियम कथित हैं। तो सारे आपको बता दिए मैंने, ठीक है। ऑर्डर 22 रूल 10 में क्या है, यह कर्तव्य है कि न्यायालय को बताया जाए कि कौन मर गई है पार्टी में से, कौन मर गया है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बाद के उपशमन या खारिजी को अपास करने से इंकार करने का आदेश। उपशमन या खारिजी को अपास करने से इंकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया है के विरुद्ध अपील सीपीसी की किस धारा के तहत प्रस्तुति योग्य है। सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, धारा 104 सीपीसी और धारा 114 सीपीसी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मध्य प्रदेश हाई जुडिशरी सर्विस प्रीलिम्स 2017, मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2017 में क्वेश्चन पुट किया गया था। कहां पे ये वर्णित है, किस सेक्शन में। साना ने कहा 22 का बी। ओके, साना इज करेक्ट। साना अभी 2B के नहीं थी, अब डी कह रही हो। 2 इज करेक्ट। धारा 104 सेक्शन 104, सेक्शन 104 इज करेक्ट। संहिता का आदेश 22 नियम के उपशमन या खारिजी होने के प्रभाव के विषय में है, ठीक है। उपखंड 2 के अनुसार वादी या मृतवादी जो मर गया है या का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति या दिवालियावादी की दशा में उसका समनुदेशेती या रिसीवर उपशमन या खारिजी अपास्त करने वाला आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदेशों से अपील संहिता की धारा 104 के अंतर्गत की जाएगी, ठीक है। इसे सेक्शन 104 में होगा। कहाँ करेगा, उसी भी किस धारा के अंदर प्रस्तुत करेगा, विरुद्ध अपील सेक्शन 104 के अंतर्गत करेगा। ओके, तो राइट आंसर बी। नंदा इज करेक्ट, अंकित इज करेक्ट, पूजा करेक्ट करो, नेहा करेक्ट करो से। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां ऑर्डर 22 सीपीसी के अधीन बाद का उपशमन हो जाता है, मतलब उपशमन हो जाता है मतलब समाप्त हो जाता है या खारिज कर दिया जाता है, वहां उसी बात हेतु पर नया वाद पक्षकारों की रजामंदी से दायर हो सकेगा, न्यायालय की पूर्वानुमति से नया वाद दायर हो सकेगा, नया वाद नहीं लाया जाएगा, पर्याप्त कारण दर्शाने पर दायर हो सकेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003 और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड का आंसर क्या दिया आपने, किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया है। नया वाद नहीं लाया जाएगा, सी आंसर इज करेक्ट। सीपीसी 1908 के आदेश 22 के नियम 9 के अनुसार जहां वाद का उपशमन हो जाता है या खारिज कर दिया जाता है, वहां कोई भी नया वाद उसी वाद हेतु पर नहीं लाया जाएगा। सेम वाद हेतु है ना, देखो यहां पर क्या लिखा है, उसी वाद हेतु पर। तो आदेश 22 नियम 9 कहता है कि उसी वाद हेतु पर नया वाद नहीं लाया जाएगा। इसे थर्ड का सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां सुनवाई की समाप्ति होने के पश्चात, सुनवाई समाप्त हो गई, विचारण कंप्लीट हो गया है के पश्चात एवं निर्णय सुनाने के बीच, निर्णय नहीं सुनाया है, किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वहां वाद का उपशमन हो जाएगा
बाद का उपसमन नहीं होगा, बाद हेतु बचा हो तो उपसमन नहीं होगा। न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा कि बाद उपसमित होगा या नहीं। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है गहराई से। मध्य प्रदेश सिविल जज 1999, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004, 5 और 2008। भाई विचारणा हो गया है, ट्रायल कंप्लीट हो गई है ना। और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन एक पार्टी का किसी का डेथ हो गई। रुचि ने कहा सर उपसमन क्या होता है? उपसमन मतलब खारिज होना, समाप्त। उपसमन मतलब समाप्त हो जाना उसका मामले का। तो 4 का बी दिया है, बाद का उपसमन नहीं होगा। सनी ने कहा, सुनंदा ने कहा, और सनी ने 3 बार कहते हैं। सनी एक ही बार कहो बेटा। ओके, बाद का उपसमन नहीं होगा, इज करेक्ट। 4 का बी इज करेक्ट। उपसमन नहीं होगा मतलब बाद समाप्त नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पार्टी भले ही मर गई है, लेकिन ट्रायल तो हो गई है, बस निर्णय रह गया है, तो निर्णय तो होगा। इसलिए 4 का बी इज करेक्ट। निर्मला इज करेक्ट, एवरीबॉडी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सीपीसी 1908 के तहत सुनवाई की समाप्ति और निर्णय सुनाने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु के कारण बाद। अब है सुनवाई की समाप्ति हो गई है और निर्णय सुनाने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु के कारण बाद उपसमन हो गया है, होगा, ऑप्शन नहीं होगा। अभी वैसे क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। कब आया है ये? मध्य प्रदेश सिविल जज 2013 में, फिर 14 में, फिर 16 में, 13, 14 और 16। 3 बार रिपीट हुआ है ये। बताइए क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर। नेटवर्क के कारण ऐसा हुआ। अच्छा सनी, ओके सनी, कोई बात नहीं बेटा है। रुचि ने कहा 5 का बी, निर्मला ने कहा 5 का बी उपसमन नहीं होगा, बिल्कुल सही रुचि। और निर्मला और जिसने भी बी का आंसर दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और हम समझ गए हैं अब। जहां एक पक्षकार की मृत्यु सुनवाई की समाप्ति पर किंतु निर्णय उद्घोषित करने के पूर्व होती है। अरे वाह, फिर से क्वेश्चन मतलब फिर आया है ये। एक्चुअल में उत्तराखंड बीसीसी जूनियर्स प्रीलिम 2016 में और झारखंड में आया है, इसलिए फिर से हमने इसको ले लिया है ना। सेम क्वेश्चन है, आंसर दीजिए फास्ट। इसमें मुझे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर देना सीधा आप दे सकते हैं, और आपने दे दिया है। बाद का उपसमन नहीं होगा, बिल्कुल सही। ये अच्छे से तैयार हो गया होगा आपको। यदि पार्टी मर जाती है, ट्रायल हो जाती है, निर्णय नहीं हुआ है, तो फिर भी बाद का उपसमन नहीं होगा, निर्णय सुनाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गिव द राइट आंसर। सीपीसी के अंतर्गत जहां सुनवाई की समाप्ति के पश्चात तथा निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है। अरे यार, फिर से रिपीट हो गया। ओफो, अब की बार ये आया था उत्तराखंड बीसीएस जूनियर प्रीलिम 2008, राजस्थान जेएलओ 2014। सेम क्वेश्चन है, बाद का उपसमन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैं आगे ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण बाद का उपसमन नहीं होगा यदि बाद हेतु बचा रहता है, अंतोष बचा रहता है, बाद लाने का अधिकार बचा रहता है, ये सभी। बताइए, डिफरेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015। ओके, सनी ने कहा 8 का सी, बाल लाने का अधिकार बचा रहता है। और नेहू ने कहा बी, नेहू शर्मा आज पहली बार आई है लगता क्लास में। और भरत दुबे आज पहली बार आए लगता है ना। चलिए बेटा, जो भी आए हैं सब आए हैं, सबका स्वागत है एवरीबॉडी। बाल लाने का अधिकार बचा रहता है, बिल्कुल सही। सी आंसर बिल्कुल दिया सही सनी ने। भाई वादी या प्रतिवादी किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन बाद का उपसमन नहीं होगा यदि बाल लाने का अधिकार बचा रहता है, ठीक है। तो ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि वो अपने देखा था, ट्रायल खत्म हो गई है लेकिन जजमेंट नहीं आया है, पार्टी किसी पार्टी के उसमें एक्सपायर हो गई है, तो भी बाद का उपसमन नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्थावर संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी हर विक्रय पर मतलब उसका सेल, और क्रेता मतलब जो जिसके पास है वो बेचने वाला है, द्वारा क्रय धन में कितनी प्रतिशत राशि का निक्षेप किया जाएगा। स्थावर संपत्ति के हर विक्रय पर क्रेता द्वारा क्रय धन में कितनी प्रतिशत राशि का निक्षेप किया जाएगा? 25%, 75%, 50% और पूरी रकम का। बताइए, गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008। यस सर, ठीक, ओके, वेलकम बेटा, वेलकम।
हाँ, क्या आंसर दिया आपने? 9 का? 9 का ए कहा, 25%। किसने कहा है? सुनंदा ने कहा है, बिल्कुल सही। सनी, 9 का ए है, ए इज करेक्ट आंसर। अंकित ने भी कहा 25% निक्षेप होगा। उसमें रूल क्या है? आदेश 21 नियम 84 के अनुसार स्थावर संपत्ति के हर विक्रय पर क्रेता द्वारा क्रय धन की रकम के 25% का निक्षेप विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति की निक्षेप करने की घोषणा के तुरंत बाद होगा। निक्षेप माने का क्या हो जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। विक्रय पर क्रेता द्वारा क्रय धन में कितनी प्रतिशत राशि का निक्षेप किया जाएगा? ठीक है, आपने कहा 25% इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सीपीसी के आदेश 21 में जो डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन से संबंधित है में 100 नियम है, 103 नियम है, 102 नियम है, 106 नियम है। कल एक क्वेश्चन हुआ था, जिन जो नहीं आए थे या जो आए थे सबने इसका आंसर दिया था, कुछ ने सही कुछ ने गलत। तो इसका आंसर दो फटाफट, सबको पता होना चाहिए। आदेश 21 में कितने नियम हैं? आदेश 21 में कितने नियम है? मैंने कहा भी था बल्कि आपसे 21 तक तो कम से कम आप देख रहे हैं ना कि कितने रूल्स हैं सबके अंदर। और कोशिश करना कि सब पढ़ लो, एक बार पढ़ने में तो आना ही चाहिए। और बाकी सारे आदेशों के रूल्स भी आपको पढ़ने में एक एक बार तो कम से कम आना ही चाहिए। 100 का डी बिल्कुल सही, पूजा ने कहा 100 का डी। और अरे साना, 100 का ए नहीं है बेटा, और 10 का ए नहीं है, 10 का डी है, डी। तुलसी जोशी आई हैं आज। ओके तुलसी बेटा, 106 नियम बिल्कुल सही, 106 106 नियम है आदेश 21 में, बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रावधान कुर्क की गई संपत्ति के दावों और आपत्तियों के न्याय निर्णय की बात करता है? ठीक है, दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रावधान कुर्क की गई संपत्ति के दावों आपत्तियों के न्याय निर्णय की बात करता है। आदेश 21 नियम 59, आदेश 21 नियम 57, आदेश 21 नियम 58, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। उत्तरांचल सिविल जज 2005 में पूछा गया था ये। किसी ने दिया आंसर? सही आंसर आया है सनी का। ओके सनी, और सुनंदा का भी आया है, बिल्कुल सही है। आदेश 21 नियम 58 बिल्कुल सही। इससे संबंधित प्रावधान है आदेश 21 नियम 58 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति पर दावों का और ऐसी संपत्ति के कुर्की के बारे में आपत्तियों ऑब्जेक्शंस के न्याय निर्णय का उपबंध किया गया है। जबकि आदेश 21 नियम 57 कुर्की के पर्यावसान माने समाप्ति से संबंधित है, और आदेश 21 नियम 59 विक्रय को रोकने से संबंधित प्रावधान है, मतलब विक्रय नहीं कर पाएंगे संपत्ति जो कुर्क हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्रय धन क्रेता द्वारा कितने समय के अंदर न्यायालय में जमा किया जाएगा? ठीक है, क्रय धन क्रेता द्वारा कितने समय के अंदर न्यायालय में जमा किया जाएगा? 7 डेज, 30 डेज, 15 डेज और 60 डेज। बताइए आंसर। 12 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 में क्वेश्चन आया था। ट्वेल्व का आंसर किसने दिया है? बेटा नेहू, ये तुमने क्वेश्चन को इंडिकेट करो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप। सनी ने कहा 12 का सी, नो। 12 का डी भी नहीं है, 12 का बी करेक्ट, सुनंदा इज करेक्ट। 15 डेज के अंदर सीपीसी के आदेश 21 नियम 85 के अनुसार क्रय धन क्रेता द्वारा विक्रय के 15वें दिन न्यायालय में जमा कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखो। ना क्वेश्चन नंबर 13 है, बाद के पक्षकार बाद में समझौता कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। सीपीसी के आदेश 23 नियम 1 के अंतर्गत, 23 नियम 3 के अंतर्गत, 23 नियम 3A के अंतर्गत, 23 नियम 4 के अंतर्गत। बताइए, गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
राजस्थान जेएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अंकित कह रहे हैं 13 का बी, अंकित इज करेक्ट। साना 12 का बी आंसर दिया है आपने ना। थोड़ा क्वेश्चन के आंसर आजकल लेट आ रहे हैं ना, क्या बात है। 12 का बी बिल्कुल सही है। आज शोर कुछ ज्यादा हो रहा है, मोटरसाइकिल वाले बहुत निकल रहे हैं जोर जोर से। वो बाइक निकलती है ना भारी आवाज वाली, इधर से उधर से वो प्रैक्टिस कर रहा है, भगवान जाने क्या कर रहा है। सीपीसी के अनुसार बाद के प्रत्याहरण के बाद वादी उसी विषय वस्तु के संबंध में नया बात प्रस्तुत कर सकता है। उसी विषय वस्तु के संबंध में नया बात सिर्फ न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है। उसी विषय वस्तु के संबंध में नया बात सिर्फ उच्च न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है। जब तक कि उसे बाद के प्रत्याहरण के समय न्यायालय द्वारा नया बात संशोधित करने की क्षमता के साथ बाद के प्रत्याहरण की अनुमति ना दी गई हो, तब तक उसी विषय वस्तु के संबंध में नया बात प्रस्तुत नहीं कर सकता है। बताइए 14। मध्य प्रदेश हायर जुडिशल सर्विसेज प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 14 का डी आंसर दिया है पूजा ने, रुचि ने, अंकित ने। आवाज नहीं आ रही है, आवाज बंद कर दी थी ना मैंने बेटे। वो मोटरसाइकिल वाला प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एक नहीं 2-3 कर रहे हैं, तो वो भारी आवाज वाली मोटरसाइकिल निकलती है इधर से उधर से, तो बंद करनी पड़ी मुझे। आंसर दिया है डी, बिल्कुल सही है। जब तक कि उसे बाद के प्रत्याहरण के समय न्यायालय द्वारा नया बात संशोधित करने की क्षमता के साथ बाद के प्रत्याहरण की अनुमति न दी गई हो, तब तक उसी विषय वस्तु के संबंध में नया बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। जी तो अपने पहले देखा था, एक प्रत्याहरण हो गया बात का, मतलब उसका उपशमन हो गया, प्रत्याहरण कर लिया उसने, है ना, और उसके बाद वो नया बात संशोधित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन न्यायालय की अनुमति लेके उसने उसका प्रत्याहरण किया है तो वो बात प्रस्तुत कर सकेगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। नहीं आ रही गुरुजी, अभी भी नहीं आ रही है। नेहू अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे हेलो, से यानी बड़ी आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी। अब तो आ रही है। ओके ओके, आ रही है। चलो भैया आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 15। यदि कोई समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था तब, यदि कोई समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था तब डिक्री को पास करने के लिए बाद लाया जा सकेगा। उच्च न्यायालय में परिवाद करना होगा। डिक्री को पास करने के लिए बाद नहीं लाया जा सकेगा। जिला न्यायाधीश की अनुमति डिक्री को पास करने के लिए बाद लाया जा सकेगा। बताइए 15। मध्य प्रदेश सिविल जज 1999 और छत्तीसगढ़ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। सी आंसर दे दिया है पूजा ने। भरत दुबे का 15 का ए। ओके ओके ओके, 15 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सी इज करेक्ट। डिक्री को अपास्त करने के लिए बाद नहीं लाया जा सकेगा। सीपीसी 1908 के आदेश 23 के नियम 3 का के अनुसार कोई डिक्री पास करने के लिए कोई बात इस आधार पर नहीं लाया जाएगा
कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था, इस आधार पर कोई बात नहीं लाया जाएगा। आ गई सर, ओके ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? निम्न परिस्थितियों में न्यायालय वादी को बात प्रत्याहरित करने तथा उसी बात कारण पर नया बात प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। कौन सा कथन गलत है बताना है ना, सही नहीं बताना। वादी बाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था। वादी ने बाद के पूर्व की विधि द्वारा आवश्यक सूचना पत्र नहीं दिया था। वादी द्वारा दिया गया सूचना पत्र त्रुटिपूर्ण था। वादी ने किसी आवश्यक पक्षकार को बाद में सम्मिलित नहीं किया था। इसमें हमें वो बताना है कथन जो गलत है, बताइए। मध्य प्रदेश विवाह न्यायाधीश वर्ग 2 1986 में क्वेश्चन पूछा गया था। सर विधिपुरा क्या? सनी विधिपुरा क्या? नेहा ने कहा सी और नेहू ने कहा ए। नेहू तुम क्वेश्चन के नंबर भी डालो बेटा। अंकित 60 का सी, अब 60 कहाँ? 16 है बेटा वो। सी इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट। आंसर ए सही है। वादी बाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर नहीं सका था, इसलिए उसको नया बात लाना है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वादी बाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था। पक्षकार की मृत्यु संशोधित करने के लिए प्लेडर के हो गया था ये ना, ठीक है। अपन ने देख लिया था इसको। तो वादी बाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था, है ना। ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेक से हुआ था तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन कार्यवाहियों में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8 लागू नहीं होगा? किन कार्यवाहियों में सीपीसी के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8 लागू नहीं होते हैं? व्यवहारवाद, विविध अपील, व्यवहार अपील, डिक्री के निष्पादन, बताइए। 17 है मध्य प्रदेश विजय 2017, आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8 लागू नहीं होगा। 17 का डी कहा है अनुराग ने, ओके अनुराग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सुनंदा ने भी 17 का डी कहा है, बिल्कुल सही। अंकित भी, आशीष भी, ओके। और भी कोई कह रहे हैं तो कह दें, बाकी 17 का डी सही है। डिक्री के निष्पादन में, हाँ वहीं पे जो प्रावधान है वो सुनिए। संहिता का आदेश 22 नियम 22 जो पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और बाल आवश्यक है के नियम 12 में उल्लेख किया गया है कि आदेश 22 के नियम 3, 4 और 8 की कोई भी बात किसी डिक्री आदेश के निष्पादन की कार्रवाई पर लागू नहीं होगी। किसी भी डिक्री आदेश के निष्पादन की कार्रवाई पर लागू नहीं होगी, ये कहा गया है नियम 12 में। वाद के प्रत्याहरण का अधिकार है, वादी का निरपेक्ष अधिकार है, कतिपय शर्तों द्वारा बाधित है, वादी का सीमित अधिकार है। बी एवं सी दोनों। कैसा अधिकार है वादी के पास? प्रत्याहरण का अधिकार, वापस लेने का अधिकार कैसा है, बताइए। 18 मध्य प्रदेश विजय 2012, ओके 18 का डी आंसर दिया है अंकित ने, अनुराग ने, और सही है सुनंदा ने और कुकिंग ने। 18 का ये नहीं है सुनंदा, निरपेक्ष अधिकार नहीं है। कैसा है? वादी का सीमित अधिकार है और कतिपय शर्तों द्वारा बाधित है, तो इसलिए बी एवं सी बिल्कुल सही है। मतलब शर्त है ना, न्यायालय के द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी तब। दूसरा सीमित अधिकार, ऐसा नहीं कुछ भी कभी भी ले सकता है वो, तो इसलिए 18 का डी आंसर इज करेक्ट। नाउ 19 है, सीपीसी का आदेश 23 निम्न पर लागू होता है? बात को वापस लेना, निष्पादन, अपील, उपयुक्त सभी, बताइए। यह आया था उत्तर प्रदेश सिविल जज 2006। आदेश 23 कहां लागू होता है? नेहा ने कहा 18 का डी, नेहा डी सही है। 19 का ए कहा, किसने? अंकित ने कहा है, और सनी ने भी 19 का ए कहा है, और सुनंदा ने भी, और ए इज करेक्ट। बात को वापस लेने से संबंधित है आदेश 23, उससे संबंधित
प्रावधान के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। वादों के वापस लेने या प्रत्याहरण, विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स पर लागू होता है। वादों का प्रत्याहरण दो प्रकार से हो सकता है। प्रथम, न्यायालय की अनुमति के बिना, जिसका प्रावधान आदेश 23 नियम 1 में है, और दूसरा, न्यायालय की अनुमति से इससे संबंधित उपबंध आदेश 23 नियम 1 के उपनियम 3 में दिया गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। स्थानीय अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए कमीशन को निर्गत किया जा सकता है। स्थानीय अनुसंधान मतलब जाके खोज, इन्वेस्टिगेट करना, उसको अनुसंधान मतलब खोज से मतलब है। प्रयोजनों के लिए कमीशन को निर्गत किया जा सकता है। कमीशन मतलब जिसको न्यायालय अपॉइंट करता है कि जाके वो संबंधित जानकारी लेके आए, है ना, पंचनामा बना के लाए। किसी तथ्य पर साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, विवाद के किसी मामले के विशदीकरण के लिए, अंतःकालीन लाभ की साक्षी का निर्धारण करने के लिए, संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त कौन से सही हैं? इन कूटों में से आपको बताना है सही कौन से, बताइए जल्दी से, सोच के और देख ध्यान से। झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। सब कमीशन किस चीज के लिए बनाया जाएगा बताएं। 20 का सी कहा, किसी ने कहा है 20 का डी कहा है, सनी ने, नेहू कह रही है 19 का डी सही है। नेहू 19 का डी नहीं है, ये है बेटा है। कुकिंग ने 20 का सी कहा। ओके, आशीष ने कहा 20 का बी। बी इज करेक्ट आंसर। 2, 3, 4 इज करेक्ट। कमीशन निर्गत किया जा सकता है विवाद के किसी मामले के विशदीकरण के लिए, अंतःकालीन लाभ की राशि का निर्धारण करने के लिए, संपत्ति के बाजारी मूल्य का निर्धारण करने के लिए। ये 3 पॉइंट के लिए वो निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो 20 का बी इज करेक्ट। सुनंदा इज करेक्ट। ओके, आशीष इज करेक्ट। रुचि इज करेक्ट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है हमारा। खंड 75 के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन जब कोई कमीशन जारी किया जाता है तो कमीशन यदि सिविल न्यायालय का न्यायाधीश ना हो, तो उस मामले संबंध किसी साक्षी को बुला सकता है। कमीशन की कार्रवाई के दौरान पूछे गए प्रश्नों की विधिकता तय कर सकता है, समय बढ़ा सकता है और व्यक्तिगत उपस्थिति छूट प्रदान कर सकता है। शास्ति या जुर्माना जो नहीं कर सकता और न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सकता है। बताइए 21 अच्छे क्वेश्चन है। राजस्थान जुडिशरी सर्विस प्रीलिम्स 2011। सीपीसी के आदेश 26 नियम 17 के परमतुक के अनुसार है, जब कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तब वह 21 का डी आंसर आ गया, इसलिए मैंने बोल रहा था, तब वह शास्तियां अधिरूपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा। सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, कमिश्नर किसी को भी बना देते हैं, किसी वकील को बना देते हैं उठा के, ठीक है ना, तो वो शास्ति या जुर्माना रिपोर्ट नहीं कर सकता है और न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर 26 रूल 4A CPC empowers the court to issue commission in a suit for examination of a person resident within the local limits of its jurisdiction, resident beyond the local limits of its jurisdiction, who is about to leave the local limits of its jurisdiction. D. Both A and B. Give the right answer. Time starts now. 22. उत्तर प्रदेश हाई जुडिशरी सर्विस प्रीलिम्स 2012। कहाँ के लिए कमीशन नियुक्त करेगा वो? रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसके लोकल क्षेत्राधिकार के अंदर जो लिमिट में है वो, या उसके बाहर है वो, या हु इज अबाउट टू लीव द लोकल, जो लोकल लिमिट को छोड़ चुका है उसकी जुरिस्डिक्शन की। बताइए। और ए एंड बी। आशीष ने कहा 21 का ए, नेहा ने भी कहा ए, पूजा सिंह ने भी कहा ए। 22 का ए इज करेक्ट आंसर। आशीष, अनुराग ए सही है। अंकित ए। रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, जो उसका लोकल क्षेत्राधिकार की लिमिट के अंतर्गत है उसी के लिए वो कमीशन जारी करेगा, उसके बाहर नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है आपका। सीपीसी 1908 के अधीन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है? किस आदेश के अंतर्गत कमीशन जारी किया जाएगा? 24, 25, 26, 27। बताइए। 10, 23 का आंसर।
23 आया था आपका उत्तर प्रदेश सिविल जज 2016 में। अंकित ने कहा बी, और अनुराग ने भी कहा बी, आशीष भी कह रहे हैं बी, सूची ने भी कहा, और सनी ने तो ऑर्डर ही लिख दिया। आदेश 26 इज करेक्ट आंसर, आदेश 26। सीपीसी 1908 के आदेश 26 में स्थानीय अन्वेषण, वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुसंचिवीय कार्य करने, जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन, विभाजन करने के लिए कमीशन जारी करने के लिए उपबंध दिए गए हैं आदेश 26 के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान से सुन लिया करो ताकि आपको थोड़ा और इसको याद रहे। 24 आ जाता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आदेश 26 सीपीसी के अंतर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है? वो परिस्थितियां बताना इसमें कमीशन जारी नहीं कर सकते। साक्ष्यों परीक्षा के लिए, वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए, स्थानीय अन्वेषणों के लिए, रिसीवर की नियुक्ति के लिए। गिव द राइट आंसर नाउ, स्टार्ट नाउ 24। अभी मैंने बताया था, बताइए आंसर। मध्य प्रदेश सिविल 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था 24 का। ओके, थैंक यू सर जी, नेहा जोशी ने कहा। ओके नेहा, किस लिए बेटा थैंक यू बोला आपने? वेलकम बेटा। 24 का डी आंसर है, डी। सुनंदा ने बिल्कुल सही कहा, रिसीवर की नियुक्ति के लिए कमीशन नहीं होगा, कमिश्नर हो जाएगा। साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है, वैज्ञानिक अन्वेषण कर सकता है, स्थानीय अन्वेषण कर सकता है, लेकिन रिसीवर की नियुक्ति वो नहीं कर सकता। ठीक है। 25 सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय कमीशन नहीं जारी कर सकेगा। किसी विषय के विशदीकरण के लिए, किस संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए, किन्हीं अंतःकालीन लाभों या नुकसानी के निर्धारण के लिए, बाद विषय निर्धारण के लिए। बताइए 25 का आंसर दीजिए फास्ट। मध्य प्रदेश सिविल 2016 में क्वेश्चन पुट किया गया था, कमीशन नहीं जारी किया जा सकेगा। का 27 अनुराग 25 है, 27 नहीं है बेटा अनुराग। अंकित 25 का डी बिल्कुल सही है, बाद विषय निर्धारण करने के लिए। ये काम तो न्यायालय का है भाई, है ना, बाद विषय वाला तो ये काम तो न्यायालय ही करेगा। इसे न्यायालय कमीशन जारी करता है, वो क्या करेगा, किसी विषय के विशदीकरण के लिए, संपत्ति बाजार मूल्य निर्धारण के लिए, अंतःकालीन लाभों के नुकसानी के निर्धारण के लिए। बस डी इसमें नहीं आएगा। नाइस है। 26 आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध लाए गए बाद में सरकार की तरफ से कौन वाद पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्य सचिव, ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश के द्वारा नियुक्त किया गया हो। गिव द राइट आंसर। मध्य प्रदेश सिविल 2011। सर बाई मिस्टेक, ओके कोई बात नहीं, वो दिख जाता है वो सामने तो मैं बोल देता हूँ, बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 26 का डी बिल्कुल सही है, ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा विशेष रूप से विशेष अथवा सामान्य आदेश के द्वारा नियुक्त किया गया हो। तो वही विधि कहती है इसमें, आदेश 27 नियम 1 के अनुसार सरकार के द्वारा या विरुद्ध किसी भी बाद में वाद पत्र या लिखित कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जिसे सरकार साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से इस हेतु नियुक्त करके बैठी है। ठीक है, नियुक्त कर रखा है। कहा ने बिल्कुल सही सुनंदा ने कहा। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है हमारा। In a suit filed against the government, the process shall be deemed to have been duly served upon the government when the process is served upon the official who is competent to take decision in respect of the subject matter of the suit. The process is served upon the local office of the government situated in the place where the suit is being instituted. और उसके आगे है, द प्रोसेस इज सर्व्ड अपॉन द गवर्नमेंट प्लीडर अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द कोर्ट वेयर द सूट इज बीइंग इंस्टीट्यूटेड। द नोटिस रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ द सूट इज पास्टेड एट एनी कॉन्स्पिक्यूअस। फिर उसके बाद आंसर दें। 27 का आंसर आपको देना है। बिहार हायर
जुडिशल सर्विसेज प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 27 सरकार के या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उसके विरुद्ध बात से संबंधित है। इस आदेश के नियम 4 में वो बंद किया गया है, किसी भी न्यायालय में का सरकारी प्लीडर ऐसे न्यायालय द्वारा सरकार के विरुद्ध निकाली गई आदेशिकाएं लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर देखना है आपको, तो अभी इसको अपन आगे सरका देते हैं। अपने आंसर दे भी दिया है कुछ लोगों ने। सी आंसर एकदम सही है। द प्रोसेस इज सर्व्ड अपॉन द गवर्नमेंट, द प्रोसेस इज सर्व्ड अपॉन द गवर्नमेंट प्लीडर अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द कोर्ट वेयर द सूट इज बीइंग इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ये सी आंसर इज करेक्ट। ओके, सबने दिया है लगभग सही। क्वेश्चन नंबर 28, आदेश 29 सीपी संबंधित है। सरकार द्वारा वाद, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद, निगमों द्वारा उनके विरुद्ध वाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। राजस्थान जेएलओ 2014, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। किस से संबंधित है आदेश 29 आपका? हाँ, 28 का आंसर दिया है सी। सबने लगभग सबने दिया है। ओके, बिल्कुल सही बेटा, एवरीबॉडी इज करेक्ट। निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद लाने के लिए आदेश 29 है, जो उसके बारे में प्रावधान करता है। आदेश 29 के अंतर्गत निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद लाए जाते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, आदेश 32 नियम 1 सीपीसी के तहत अवयस्क व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने अपनी वयस्कता निम्नलिखित अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं की है। किशोर न्याय अधिनियम, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, भारतीय वयस्कता अधिनियम, हिंदू अप्राप्त वय एवं संरक्षण अधिनियम। आदेश 32 नियम 1 के अंतर्गत बताना है आपको। बताइए। उसने वयस्कता की उम्र नहीं प्राप्त की है, ऐसा किसके माध्यम से? मध्य प्रदेश विजय 2016। 29 का सी कहा सनी ने, और लगभग कुकिंग ने भी कहा है, सनी ने कहा है, रुचि ने भी। 29 का नहीं है बेटा, ए नहीं है। अनुराग 29 का सी है, बिल्कुल सही। अंकित 29 का सी है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत थोड़ी है, भारतीय वयस्कता अधिनियम। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत उसकी उम्र कैसी होना चाहिए? वयस्कता की उम्र होना चाहिए। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अर्थों में वयस्कता प्राप्त नहीं की है। 29 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 30 आता है अब, सीपीसी 1908 में प्रयुक्त शब्दावली वादार्थ संरक्षक से अभिप्रेत है। वादार्थ संरक्षक मतलब जो वाद का संरक्षक है, गार्जियन ऑफ प्लेंट। वादार्थ संरक्षक से अभिप्रेत है एक स्थानीय आयुक्त, एक न्यायालय, एक व्यक्ति जो पागल व्यक्ति की तरफ से प्रतीक्षा करता है, एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से बात की प्रतीक्षा करता है। बताइए। 30, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2014। वादार्थ संरक्षक किसको कहेंगे? किशोर तो आरोपी के लिए है। अच्छा, ठीक है। 30 का डी लगाया है किसने? लगभग सबने आंसर सही दिया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ओके, ये 30 का क्या लिख रहे हो बेटा तुम? ई लिख रहे हो तुम। ई नहीं है, डी है। एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से बात की प्रतीक्षा करता है, वो कौन है? वादार्थ संरक्षक है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है, सीपीसी संहिता के आधे 32 नियम 9 के अंतर्गत एक अवयस्क के बाद मित्र को हटाया जा सकता है यदि बाद के लंबित रहने के दौरान वह भारत के भीतर निवास करना छोड़ देता है, जहां उसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल हो जाता है, जहां वह अपना कर्तव्य नहीं करता है। उपरोक्त में से किसी भी कारण पर कब हटाया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। आदेश 32 नियम 9, बताइए। राजस्थान जुडिशल सर्विसेज 2013 में पूछा गया था, किस कारण पे उसको हटा सकते हैं? 31 का डी कहा अनुराग ने, सुनंदा ने कहा बी। 31 का डी आंसर बिल्कुल सही है बेटा।
संधा डी है, डी। इन सभी कारणों से उसको हटाया जा सकता है, उपरोक्त में से किसी भी कारण से उसको हटाया जा सकता है। भारत के बाहर निवास करना छोड़ देता है, भारत के बाहर निवास करना छोड़ देता है, या जहां उसका हेदावेश के प्रतिकूल होने लगता है, या वह अपना कर्तव्य नहीं करता है, तो तीनों कंडीशन में उसको हटा दिया जाएगा। 32 आ जाता है वहीं, क्या अवयस्क एक मात्रवादी वयस्क होने पर उसके नाम से बाद मित्र द्वारा दायर बात को अयुक्तियुक्त या अनुचित होने के आधार पर खारिज कराने हेतु आवेदन दे सकेगा? नहीं। बाद मित्र से अनुमति लेकर आवेदन देगा? हाँ। बाद मित्र के साथ संयुक्त रूप से आवेदन देगा। बताइए। 32 छत्तीसगढ़ सिविल 2003, मतलब जो अवयस्क है जिसके लिए बाद लाया था, बाद मित्र बड़ा हो गया, उसको समझ में आ रहा है कि बाद उसने गलत लगवाए थे, तो वो क्या कर सकता है बताएं। 32 का 32 है, 32 अनुराग, 33 नहीं है वो, 32 है, 32। क्या कर सकता है वो? अंकित ने कहा डी, आशीष ने कहा सी, सुनंदा ने कहा सी इज करेक्ट। हाँ, वो कर सकता है। क्या करेगा? उसको बाद खारिज कराने हेतु आवेदन दे सकता है। कौन? जो अवयस्क था, अब वो बाद वयस्क हो गया है, तो ठीक है, बिल्कुल सही। 33 आ जाता है, कोई व्यक्ति तब अकिंचन है जब, अकिंचन मतलब निर्धन, उसके पास निर्धारित न्यायालय शुल्क देने को पर्याप्त साधन नहीं है, जब वह निर्धारित न्यायालय शुल्क देने हेतु धन इकट्ठा नहीं कर सकता, जब घरेलू नौकर है, उसके पास घर है, 400 रुपये मजदूरी मिलती है, आवश्यक बर्तन 4 बार बिस्तर के अतिरिक्त कोई संपत्ति नहीं है, जब वह निर्धन व्यक्ति के रूप में बात चलाने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन की निश्चय हो जाने के बाद ऐसी मूल्यवान संपत्ति अर्जन करता है जिसका मूल धन संपत्ति से अधिक है। कोई व्यक्ति तब अकिंचन है। क्वेश्चन क्या है? कोई व्यक्ति तब अकिंचन है जब। अब बताइए। 33 ओके, 33 का आंसर दे दिया है अनुराग ने, पूजा ने, कुकिंग ने। ओके, 33 का ए आंसर बिल्कुल सही है। उसके पास निर्धारित न्याय शुल्क देने को पर्याप्त साधन नहीं है। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो एक मिनट सुनो। सीपीसी 1908 के आदेश 33 अकिंचन अर्थात जरूरतमंद या निर्धन के मुकदमे से संबंधित है। नियम 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई व्यक्ति निर्धन तब है जबकि उसके पास उतना पर्याप्त साधन नहीं है कि वह ऐसे बाद में बात पत्र के लिए विधि द्वारा भेद फीस दे सके। ठीक है। अकिंचन मुकदमे पेपर स्यूट का अर्थ क्या है? तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा, लोक सेवक द्वारा मुकदमा, जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा मुकदमा, कानूनी प्रतिनिधि द्वारा मुकदमा। अकिंचन मुकदमे से मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 छत्तीसगढ़ सिविल 2016। अकिंचन क्या है? अनुराग ने क्या कहा? मिश्रा सर मैं बनाऊंगा सिविल जज टॉपर, सर मैं बनूंगा सिविल जज टॉपर। मिश्रा सर, ये मिश्रा सर कौन है भाई? ये मिश्रा सर कौन है भाई यार? अनुराग, हु इज मिश्रा सर? अकिंचन मुकदमे का अर्थ क्या है? पेपर सूट का अर्थ क्या है? जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा मुकदमा, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा मुकदमा है, जिसको अपन ने भी देखा था। नाइस है। अवयस्क पक्षकार के बाद में कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग। तुम टॉपर नहीं बनोगे, सब टॉपर बनेंगे। तुम भी टॉपर बनो, बाकी सब भी एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न करके मस्त अध्ययन करो। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अध्ययन करिए, अच्छा अध्ययन करिए, आप लोग बिल्कुल सफल होंगे। और बड़ी बात नहीं है ना सफलता, बस ध्यान रखो। जब तुमने टोका है तो 1 मिनट में एक पंक्ति याद आ गई मुझे। लक्ष्य न ओझल होने पाए तू कदम मिला के चल, लक्ष्य न होने ओझल होने पाए तू कदम मिला के चल, और सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इट इज परफेक्ट थिंग, परफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पंत। ओके, अनुराग ने कहा 35 का बी। मध्यप्रदेश विजय 2007 में आया है अवयस्कवादी के वयस्क हो जाने पर, बिल्कुल सही। अवयस्क पक्षकार के बाद में कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा अवयस्कवादी के वयस्क हो जाने पर, बिल्कुल सही दिया आंसर। किसने दिया है सबसे पहले?
अनुराग ने दिया है और अंकित ने हाथ जोड़े हैं। अंकित खुश हो गया है लगता है। गुड अंकित, बस बहुत बढ़िया। 35 का आंसर दे दिया सबने। इसके बाद में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अवैध के बाद मित्र की निवृत्ति हटाए जाने या मृत्यु पर आगे की कार्रवाइयां तब तक रोकी रखी जाएंगी जब तक उसके स्थान पर बाद मित्र की नियुक्ति न हो जाए। जहां कोई बात अवैध के लिए बाद संरक्षक द्वारा संस्थापित किया गया है, बाद के लंबित रहते अवैध हो जाता है मान लीजिए, तो वह आदेश 32 नियम 12 के अंतर्गत प्राप्त विकल्प का उपयोग नहीं करता है। वहां पश्चातवर्ती भारतीय विधि मान्य है, मतलब ये हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है। वादार्थ संरक्षक है एक व्यक्ति जो अवैध की तरफ से बात की प्रतीक्षा करता है, एक प्रापक है, एक स्थानीय कमिश्नर है, एक न्यायालय है। बताइए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सनी। इट इज करेक्ट थिंग, परफेक्ट स्टेटमेंट है ये। वादार्थ संरक्षक है। अरे अनुराग, तारीफ क्या कर रहे हो भाई, तारीफ नहीं करना। किसकी तारीफ करोगे? हर एक को उसी ने बनाया है, परमात्मा ने, वही बनाता है सबको। चलो अपन तो अपनी बात करते हैं। इसको 36 का दो आंसर। 36 का आंसर क्या है? ए, एक व्यक्ति जो अवैध की तरफ से बात की प्रतीक्षा करता है, वादा संरक्षक है। राजस्थान जेएलओ 2014 में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जो अवैध की तरफ से बात की प्रतीक्षा करता है, ठीक है ना। नाउ 37 सीपीसी के आदेश 33 नियम 1 के अनुसार एक व्यक्ति निर्धन होगा यदि उसके पास नहीं है इतना पर्याप्त साधन की वह बाद पत्र में निर्धारित फीस दे सके, 500 रुपए से ज्यादा की संपत्ति, जीविका के लिए पर्याप्त साधन, उपयुक्त सभी। बताइए। 37 राजस्थान जेएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अनुराग ने कहा 37 का डी नहीं है अनुराग, 37 का ए है। इतना पर्याप्त साधन कि वह बाद पत्र में निर्धारित फीस दे सके, उसको हम क्या कहेंगे? निर्धन व्यक्ति कह देंगे। जो पर्याप्त साधन नहीं है कि वो बाद पत्र में अपनी निर्धारित फीस दे सके, तो उसको हम अकिंचन मान लेंगे। इतना ही पर्याप्त है। ना क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। ओके, बाकी सबने भी दिया था 37 का। अब आता है 38। इस प्रावधान के अंतर्गत अकिंचन बात प्रस्तुत कर सकते हैं। आदेश 33 नियम 1, आदेश 33 नियम 4, आदेश 33 नियम 2, आदेश 33 नियम 5। किस आदेश के अंतर्गत, किस नियम के अंतर्गत करेंगे अकिंचन बात का प्रस्तुतिकरण? मध्य प्रदेश एपीओ 2008 और मध्य प्रदेश सिविल 2010। अंकित ने कहा 38 का ए। ओके, सबने 38 का ए कहा है। 38 का सी नहीं है, कुकिंग। 37 का ए कह रही है, हाँ सही है बेटा। 38 का ए है। आदेश 33 नियम 1 के अंतर्गत। आदेश 33 नियम 1 में निर्धन व्यक्ति द्वारा बात संचित किए जाने का प्रावधान है। नियम 2 में आवेदन की विषय वस्तु, और नियम 4 में आवेदक की परीक्षा, और नियम 5 में आवेदन नामंजूर किए जाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। सुनंदा ने कहा 38 का सही है। सुनंदा, पूजा ने भी कहा था, नेहा जोशी ने भी 38 का ए कहा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है। निर्धन व्यक्ति के रूप में बात प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती यदि आवेदन के अभिकथनों से बात हेतु दर्शित नहीं होता हो, किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण का करार किया हो, जहां विषय वस्तु में आवेदक के हित किसी अन्य व्यक्ति में अंतरित हो जाए। उपरोक्त सभी दशाओं में निर्धन व्यक्ति के रूप में बात प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। बताइए कब? 39 मध्य प्रदेश सिविल जज 2017। वो कौन सी कंडीशन होगी? हाँ लेंगे लेंगे बेटा, लेंगे, सब लेंगे, अपन धीरे धीरे सब लेंगे ना। सर मतलब अकिंचन मतलब, हाँ अकिंचन मतलब निर्धन व्यक्ति, निर्धन है ना जो, वो व्यक्ति अकिंचन कहलाता है। 39 का बी नहीं है, 39 का डी आंसर बिल्कुल सही नहीं है। उपरोक्त सभी दशाओं में, एवरी
जो सारी कंडीशन है, आवेदन की अभिगतों में बात हेतु दर्शित नहीं हो रहा है तो भी नहीं हो जाएगा, तो भी वो अनुमति नहीं देंगे बात प्रस्तुत करने की। और व्यक्ति मुकदमेबाजी के वित्त पोषण का करार किसी अन्य व्यक्ति ने कर लिया है तो भी नहीं करेंगे। और जहां भी सबसे आवेदक के हित किसी अन्य व्यक्ति में अंतरित हो गए हैं तो भी अनुमति नहीं दी जाएगी निर्धन व्यक्ति के रूप में बाल लाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है हमारा, अंतराविवाची बात के अंदर वास्तविक विवाद मध्य में होता है। अंतराविवाची अपन ने देखा था इंटरप्रीटर बात के अंदर वास्तविक विवाद मध्य में होता है, केवल वादियों में, बाधिता प्रतिवादियों में, केवल प्रतिवादियों में, केवल पति एवं पत्नी में। हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन है बताइए। 40, क्वेश्चन नंबर 40 राजस्थान जेएलओ 2014 में पूछा गया था, अंतराविवाची बात के अंदर वास्तविक विवाद मध्य में होता है, किन के मध्य होता है? ओके, 40 का सी कहा है किसने? अनुराग ने कहा, अंकित ने कहा 40 का ए। 40 का ए नहीं है, कुकिंग ने 40 का सी कहा, बी परिहार ने भी कहा, रुचि ने 40 का बी कहा है। सी है बेटा, सी आंसर इज करेक्ट। जिनने भी सी दिया है बिल्कुल सही है, केवल प्रतिवादियों के मध्य। इंटरावी लीडर जो वाद लाता है ना, वो वादी होता है और प्रतिवादियों के मध्य लाता है। इसलिए लाता है कि वो न्यायालय ये निर्णय करे कि जो संपत्ति उसके पास है डिसीजन के बाद वो उसको प्रदान कर दे। तो प्रतिवादियों के बीच वो अपने अपने हक को अच्छा सिद्ध करने की, स्वामित्व को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। जो सिद्ध कर देगा न्यायालय के आदेश के अनुसार, वो व्यक्ति जो वादी है वो उनको प्रदान कर देगा। क्वेश्चन नंबर 41 आता है अब, इंटरप्रीटर अंतराविवाची बात से संबंधित प्रावधान समाहित हैं आदेश 34 सीपीसी के अंतर्गत, आदेश 22 सीपीसी के अंतर्गत, आदेश 34 सीपीसी के अंतर्गत, आदेश 35 सीपीसी के अंतर्गत। बताइए 41 इंटरप्रीटर बात किससे संबंधित है? 41 का सबको पता है इसका आंसर, झारखंड सिविल प्रीलिम्स 2015 में आया था क्वेश्चन। सर आप लॉ के सुपर गुरु हैं। अरे तारीफ मत करो भैया अनुराग, अपन को अध्ययन करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तारीफ हर्फ नहीं करते अपन, है ना। देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन। उसको हमेशा ध्यान रखो बेटा, हम कहीं भी पहुंच जाएं लेकिन हमारा मन हमेशा ईश्वर में रहना चाहिए, अपने अंदर रहना चाहिए। ओके, क्या दिया? 41 का डी आंसर जिसने भी दिया है कुछ सही है। आदेश 35 है। ना 42 आ जाता है अब, जब निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहां न्यायालय फीस की रकम राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संतत करने के लिए लिखित द्वारा आदिष्ट है। संबंधित न्यायालय द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संतत करने के लिए लिखित द्वारा आदिष्ट है। राज्य सरकार द्वारा या संबंधित न्यायालय द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संतत करने के लिए लिखित द्वारा आदिष्ट है। न्यायालय फीस की रकम वसूली नहीं जाएगी क्योंकि वादी निर्धन व्यक्ति था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताइए आंसर। 42 मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 का है, अभी रिसेंट मान लीजिए आपसे। सीपीसी 1908 के आदेश 33 के नियम 12 में यह बंद है कि राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय से किसी समय नियम 10, नियम 11 या नियम 11 का के अधीन न्यायालय फीस के संदाय का आदेश किए जाने के लिए आवेदन करे। नियम 14 न्यायालय फीस रकम की वसूली से संबंधित है। इस नियम के अनुसार जहां नियम 10, नियम 11 या नियम 11 का के अधीन आदेश किया जाता है वहां न्यायालय डिक्री या आदेश की एक प्रति तत्क्षणी कलेक्टर को भिजवाएगा। वसूली से के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर न्यायालय फीसों को दायी व्यक्ति या उसकी संपत्ति से ही ऐसे वसूल सकेगा मानो वह भू राजस्व का बकाया हो। ठीक है, कलेक्टर का काम है, उससे वसूल लेगा। तो इसका आंसर दिया है आपने 42 का। 42 का आंसर क्या दिया है आप लोगों ने? 42 का आंसर ए दिया है आशीष ने, बी दिया है परिहार ने, 42 का डी दिया है अंकित ने। ए आंसर इज करेक्ट। राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संतत करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है।
ठीक है, डिक्री द्वारा उसको संदत करने के लिए आदेश है तो उससे वसूले करेगा। कौन करेगा? कलेक्टर के माध्यम से वसूली जाएगी वो। सब करेक्ट कर लें इसको। 42 का ए इज करेक्ट। सरकार द्वारा, राज्य सरकार, अरे यार हाँ, राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संदत करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ध्यान से उसको पढ़ लेना एक बार फिर से। यदि निर्धन व्यक्ति अपने वाद में सफल हो जाता है तो न्याय शुल्क की वसूली किससे की जाएगी? मतलब वो शुल्क वो सफल हो गया, मान लो निर्धन व्यक्ति, तो अब न्याय शुल्क की वसूली किससे की जाएगी? राज्य सरकार से, प्रतिवादी से, वाद की विषय वस्तु से, इनमें से कोई भी नहीं। बताएं। मध्य प्रदेश एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन आया था, किससे वसूल जाएगी? सर ये एग्जाम्पल से समझा दीजिए। अच्छा, एक निर्धन व्यक्ति अपने वाद में सफल हो जाता है तो न्याय शुल्क की वसूली किससे की जाएगी? राज्य सरकार से, प्रतिवादी से, वाद की विषय वस्तु से। तो यहाँ पे वो वाद की विषय वस्तु से वसूली जाएगी। जो वाद की विषय वस्तु है वो सफल हो जाता है तो वाद की जो विषय वस्तु जो उसको मिली है उससे वसूली जाएगी। निर्धन व्यक्ति तो निर्धन है ही, तो किससे वसूली जाएगी? वाद की विषय वस्तु से जो उसको प्राप्त हुई है। सी आंसर इज करेक्ट। 43 का, जहां निर्धन व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन सफल होता है वहां न्याय शुल्क, कोर्ट फीस राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार वादी से वसूली योग्य होगी, रिकवरेबल होगी, जो उसे संदत करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन आगे चलते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 44, जहां निर्धन वादी सफल होता है, ठीक है, वहां न्याय शुल्क की वसूली, अब फिर से क्वेश्चन पूछा है अलग तरीके से, प्रतिवादी से होगी, राज्य सरकार से होगी, वसूली योग्य नहीं है, वादी से होगी। बताइए। 44, मध्य प्रदेश विभाजन 1999, यहां पे क्वेश्चन का आंसर तो अनुराग ने आंसर दिया है क्या? पूजा सिंह 43 का सी कह रही हैं। ठीक है, 43 का सी सही है पूजा। ओके, नाउ 44 का आंसर दीजिए। 44 का दिया आशीष ने, बिल्कुल सही है बेटा। वादी से होगी, वादी यदि सफल हो जाता है, वादी सफल हो गया है तो न्याय शुल्क की वसूली वादी से होगी, जो उसको विषय वस्तु मिलेगी या वो जीता है उसमें से उसको लिया जाएगा। 44 का सी नहीं है अनुराग, वादी से होगी, वादी से वसूली योग्य है, यदि वो सफल होता है तो वसूली की जाएगी, है ना, बिल्कुल सही। 45, सीपीसी में निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस धारा आदेश में किया गया है? धारा 151, आदेश 33, नियम 18, धारा 115, आदेश 39, नियम 2। बताइए। 45, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2011, इसका क्वेश्चन अब आपका आंसर अभी आप दे देंगे, लेकिन जब ये मिसलेनियस इकट्ठे क्वेश्चन आएंगे तब भी इसका आंसर आप सही दे पाएं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो अभी और फिर इसको देना आंसर। ओके, 45 का आंसर दीजिए। आदेश अंकित ने कहा 45 का सी बिल्कुल सही। आदेश नियम 18 इससे संबंधित है। सीपीसी 1908 के आदेश 33 नियम 18 में निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केंद्रीय और राज्य सरकार की को शक्ति दी गई है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को संबंधित पावर दी गई है कि वो निर्धन व्यक्तियों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित व्यवस्था करें। ठीक है, 45 का सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत अंतराभिवाची बात प्रस्तुत करने का प्रावधान है? ये अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, इसका आंसर दो फास्ट। 46 ये आया था मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2017 और उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2013 में। सबको पता है इसका आंसर 46 का। 46 का 44 का बी दिया है, डी है बेटा 44 का। 44 का डी नहीं, बी नहीं है, डी है। और 46 का देना है बेटा, 46 का अनुराग। 46 का बी बिल्कुल सही है। आदेश 35 आदेश 35 में दिया गया है। आदेश 35 नियम 1 से 6 में वर्णित है। ये क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है हमारा।
सनी ने कहा 46 का 35, ठीक है। अनुराग ने भी कहा, बी सबने कहा है, ओके, सबने लगभग सही आंसर दे दिया है। अब आता है आपको 47, निर्धन व्यक्ति के रूप में बाल लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय वहां अस्वीकार कर देगा जहां उसमें बाल पत्रों के संबंध में अपेक्षित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, जहां वह स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, जहां आवेदक के अभिज्ञताओं से बात कारण दर्शित होता हो, जहां किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण हेतु आवेदक के साथ अनुबंध किया हो। अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय वहां अस्वीकार कर देगा। इनमें से एक है जहां पे वो अस्वीकार कर देगा, बताइए कौन सा है वो। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश सिविल जज 1996। सबको पता है इसका आंसर, क्योंकि इससे पहले हम एक क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस देख चुके हैं। ओके, 47 का डी दिया है लगभग सबने, कुकिंग, अनुराग, विपर्या, सुनंदा और अनुराग। ओके, जहां किसी अन्य व्यक्ति ने, बिल्कुल सही है, जहां किसी व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण हेतु आवेदक के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, वित्त पोषण के लिए आवेदन कर लिया है, किसी ने अनुबंध कर लिया है, मतलब गड़बड़ है, तो न्यायालय इसको अस्वीकार कर देगा। 48, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? न्यायालय निम्न कारणों से एक निर्धन व्यक्ति द्वारा निर्धन व्यक्ति के रूप में बात प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए बाबत प्रार्थना पत्र निरस्त कर सकता है। जब प्रार्थी द्वारा किए गए कथन बात कारण पर कठिनाई करते हैं, प्रार्थी के पास 1000 रुपए की संपत्ति है तथा उसने बात प्रस्तुत के 2 माह के भीतर अपनी संपत्ति शास्त्र से विक्रय कर दी कि वह निर्धन के नाते बात प्रस्तुत कर सके, जबकि बात पत्र रुपये 10,000 का न्यायालय शुल्क देय है। जब प्रार्थी द्वारा लिखे गए कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि बात अवधि बाधित है, जबकि व्यक्ति निर्धन नहीं है। बताइए, गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश सिविल जज 1986 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब न्यायालय प्रार्थना पत्र निरस्त कर सकता है? 49 का आंसर देना है। 48 का दिया है डी। 48 और 49 एक ही है यार, वो है ना, अलग अलग बड़ा था क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट में कर दिया मैंने उसको, दिखता नहीं फिर आपको वो। 48 का सी आंसर जिसने भी दिया है बिल्कुल सही है, आशीष बिल्कुल सही। जब प्रार्थी द्वारा लिखे गए कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि बाद अवधि बाधित है, मतलब काल बाधित हो गया है, लिमिटेशन एक्ट के बाहर है वो ना, तो 49 का क्या हो गया? सी आंसर बिल्कुल सही है। वो 49 और 48 और 49 एक ही है। देखो 48 और 49 लिख दिया है तो वो एक ही क्वेश्चन, उसको दो, आधा यहाँ है आधा यहाँ है ना। ये देखिए, इसलिए सी आंसर इसका सही है। जब प्रार्थी द्वारा लिखे गए कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि बात अवधि बाधित है। सीपीसी 1908 के आदेश 33 के नियम 5 के अनुसार निधन बात को काल बाधित होने के आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता है। आदेश 33 नियम 5 में उन परिस्थितियों का वर्णन है जबकि निर्धन व्यक्ति के रूप में बाल लाने की अनुज्ञा न्यायालय नहीं देगा। ठीक है, ठीक है सर, इसका मतलब किसका मतलब बेटा? इसका मतलब यह है कि अलग अलग हैं। आस्था ने 48 का सी कहा है, हाँ सही है। 48 और 49 एक ही हैं, अलग अलग 2 क्वेश्चन नहीं है वो, आधा क्वेश्चन उधर है आधा क्वेश्चन इधर है। इसका मतलब यह है बेटा कि वो नामंजूर नहीं किया जाएगा, लेकिन आदेश 33 नियम 5 में वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें न्यायालय अनुज्ञा नहीं देगा। तो वो एक बार पढ़ लेना जाके, आदेश 33 नियम 5, और कहो तो मैं निकाल के पढ़ूं, फिर मैं देखता हूं एक मिनट उसको। आदेश 33 नियम 5, आवेदन नामंजूर किया जाना है ना। आदेश 33 नियम 5 में निर्धन व्यक्ति के रूप में बाल लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय वहां नामंजूर कर देगा जहां नियम 2 और नियम 3 में बेहतर रीति से उसकी विवेचना नहीं की गई है, वह उपस्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, जहां आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है, जहां उसने आवेदन उपस्थापित करने के ठीक पहले अपने 2 मास के भीतर कपटपूर्वक इसलिए कि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में बाल लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सके कि संपत्ति का बयान कर दिया है। ये सब कंडीशन है जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं, आप ध्यान से पढ़ लेना, भी अपने पास ना टाइम नहीं है पढ़ने का, पढ़ना नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा। ठीक है,
ओके, अपन आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, निर्धन व्यक्तियों द्वारा बाद के संबंध में प्रावधान किस आदेश में है? सबको पता है, बता दीजिए जल्दी से। 32, 29, 33, 34 किसमें निर्धन व्यक्तियों द्वारा बाद के संबंध में प्रावधान के आदेश हैं? बताएं, सबको पता है आंसर 50 का। मध्य प्रदेश सिविल जज 2016, झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015 में 14 में क्वेश्चन आया है। ओके, कितने क्वेश्चन ही हैं टोटल? अच्छा, हम कह रहे हैं अपन 10:30 पे क्लोज कर देंगे बेटा, फिर मंडे को मिलेंगे अपन, है ना। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहती है क्लास अपनी, मंडे टू फ्राइडे तक चलती है, और मंडे को अपना सीपीसी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज में नहीं लग रहा खत्म हो रहा है ये, तो मंडे को खत्म हो जाएगा। उसके बाद खत्म होने के बाद उसके जस्ट बाद अपना एविडेंस शुरू होने वाला है, जिसमें आप सेक्शन 1 to 4 को ध्यान से पढ़ेंगे। 1 to 4 का है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इस पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे, और इतने ध्यान से पढ़ना कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सेक्शन 1 to 4 आपको पढ़ने हैं एविडेंस पे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दिया आपने, सबने दे दिया, सही दिया। आदेश 33 सीपीसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, निर्धन व्यक्तियों द्वारा बाद के लिए प्रावधान सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत किया गया है? सबको पता है इसका आंसर तो फास्ट, आदेश 33, ठीक है। सबने आंसर दे दिया है, मतलब मैंने समझ लिया कि आपने दे दिया होगा, क्योंकि वो आया था मध्य प्रदेश सिविल जज 2016 में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52, अकिंचन निर्धन बात को निम्नलिखित में से किन आधारों पर स्वीकार किया जा सकता है? यदि उसके अभिकर्ताओं के में बात का दर्शांत नहीं किया गया हो, यदि अन्य व्यक्ति मुकदमा लड़ने के लिए आर्थिक सहायता देने को करार कर चुका हो, यदि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता हो, तो बताइए कौन सा कारण है जिसके आधार पर उसके बात को अस्वीकार किया जा सकता है? 52, मध्य प्रदेश सिविल जज 1989, अनुराग ने दे भी दिया आंसर 52 का डी, बिल्कुल फास्ट और बड़े को बिल्कुल सही दिया है। ऊपर सभी कारणों पर उसके बात को अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। और बाकी सब भी सही दे रहे हैं, सुनंदा, आशीष, बी परिहार, पूजा सिंह, अंकित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, आदेश 32A संबंधित है अवयस्क और विकृत व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध बाद, कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों संबंधित बाद, निर्धन व्यक्तियों द्वारा बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर 53 का। राजस्थान जेएलओ 2014, (53) का आंसर किसने दिया है सही? 53 का बी है आंसर, बिल्कुल सही सुनंदा, आपने बिल्कुल सही दिया है। अनुराग ने, आशीष ने, और अंकित ने, और पूजा ने नहीं, और बी परिहार ने बिल्कुल सही दिया है। कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित बाद आदेश 32 नियम, आदेश 32 काम है, और जो आपके बस 1976 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नियम 1 से 6 तक हैं। 32 का कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित बात से संबंधित है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित हैं? इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं वो बताना है, नीचे कूट दिए हैं। अस्थायी आदेश 39 सीपीसी, निर्धन व्यक्ति और बाद आदेश 33 सीपीसी, अपील न्यायालय की धारा की शक्तियां धारा 102 सीपीसी, कैबिनेट दायर करने का अधिकार धारा 148 का सीपीसी। कौन कौन से सही मिले हैं वो बताना, एक सही नहीं मिला है वो आपको देखना है। बताइए जल्दी, फास्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिव द राइट आंसर। 54, ओके, आपने आंसर दिया है ए, सुनंदा ने कहा 54 का ए, आशीष ने कहा ए इज करेक्ट आंसर। भूमि 53 का भी सही है, 54 का ए सही है, 54 का ए, 1 to 4 इज करेक्ट। मतलब अस्थायी आदेश आपके आदेश 39 में है, निर्धन व्यक्तियों के बाद आपके आदेश 33 में है, और कैबिनेट दायर करने का अधिकार जो है सेक्शन 148A में हम जानते हैं, बस ये सही नहीं है।
102 में प्रावधान काय का है? सीपीसी की धारा 102 में अंतर्वर्ती आदेश का प्रावधान है। अस्थायी व्यादेश है और अंतर्वर्ती आदेश का सीपीसी की धारा 102 में यह प्रावधान है कि मूल बात की विषय वस्तु 25,000 रुपए से अनधिक धन की वसूली के लिए होने पर किसी डिक्री की द्वितीय अपील को निषिद्ध कर दिया गया है 102 में। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 55 नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन 55 अपन मंडे को देखेंगे और 55 से लेके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको करने के बाद अपन एविडेंस पे आ जाएंगे। और एविडेंस की सेक्शन 1 to 4 आपको अच्छे से पढ़नी है। आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से 4 बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बेटा टेक केयर और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, मन ला के अध्ययन करें। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमेशा याद रखो, कर्म पे अधिकार है आपका, फल पे नहीं है। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।